अब हम देखने जा रहे हैं हमारे टू इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा सेंसस सेंसस ऑफ इंडिया और दूसरा है आपका NSSO नेशनल सैम्पल। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम पूरा फुल डिटेल में देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। जैसे क्वेश्चनर हम फ्रेम करते हैं, एक क्वेश्चनर आपका इस तरीके से बन जाएगा। इसमें क्वेश्चंस आप लिख देंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे करके कितने क्वेश्चंस रहे। तो इसके कुछ अपने क्वालिटीज होते हैं। कौन सा क्वेश्चनर अच्छा माना जाएगा, उसके पीछे कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ रीजंस होने चाहिए। जैसे क्वेश्चनर में आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत यूज़ करिए। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि आपके इतने ज़्यादा सवालों का जवाब दे। लिमिटेड रहेंगे, 2 4 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, 15 रहेंगे, तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली उसको हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। तो पहला इसमें है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप लिमिटेड नंबर ऑफ रखिए, बहुत ज़्यादा मत रखिए। 30 40 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी आज के डेट में कोई इतना खाली नहीं बैठा है कि इतने सवाल के जवाब देगा। कम क्वेश्चंस रहेंगे, आदमी सोचता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, कम क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। सिंप्लिसिटी, क्वेश्चंस के लैंग्वेज वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत हाई प्रोफाइल वर्ड यूज़ कर लिए। जैसे BST में एक हमारा टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में टेक्निकल जार्गन, जिसमें हम टेक्निकल टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि आपके जो जिसको रिसीवर है उसको समझ ही में ना आए कि आपने कौन सा यूज़ किया है और उसका मतलब क्या है। तो वैसा कुछ नहीं करना है, सिंपल बिल्कुल रहे क्वेश्चंस। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉपर ऑर्डर का मतलब स्टार्टिंग में ही आप हाई प्रोफाइल क्वेश्चन मत रखिए। जो आपका मेन क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा गैप देकर रखिए। स्टार्टिंग में आप बेसिक क्वेश्चंस रखिए, जैसे नेम वगैरह जो भी चीज़ें हैं, बेसिक डिटेल्स आप पूछ लीजिए। उसके बाद आप अपना सेट करिए, धीरे धीरे आप लेवल बढ़ाते जाइए क्वेश्चंस का, वो सही तरीका होता है। अब ये कहिए कि स्टार्टिंग में ही हमने मेन पर्पस ही रख दिया, बाकी बेसिक डिटेल पूछ रहे हैं लास्ट में, तो ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। फिर आपका है नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आपका पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जवाब देना, उस क्वेश्चन का जवाब देना कोई रिस्पॉन्डेंट नहीं चाहता। तो ऐसे क्वेश्चंस देना ही बेकार है। आप प्रॉपर क्वेश्चंस रखिए, डिजायरेबल क्वेश्चंस रखिए जो पर्सनल नेचर के ना हो। ठीक है, फिर है नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका जवाब देने से कॉन्ट्रोवर्सीज होने के चांसेस हैं, जिन पे विवाद चल रहा हो, जिन चीज़ों पे। तो इसलिए वैसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उन क्वेश्चंस के पूछेंगे जवाब, तो जवाब देने वाला बिल्कुल जवाब देने के लिए राजी नहीं होगा, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का सीक्वेंस है वो रुक जाएगा। फिर नो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन से लोग परहेज करते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं। क्यों हम कैलकुलेशन करें भाई? एक तो हम आपके लिए फीडबैक भी भर रहे हैं, आपके लिए हम क्वेश्चनर भर के दे भी रहे, ऊपर से हम कैलकुलेशन भी करें। तो ऐसा लोगों का एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग होता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सिंपल, कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल आप पूछिए, ठीक है। बेसिकली इसमें क्वेश्चन आप टिक मार्क वाले यूज करिए, वो ज़्यादा आसानी से लोग भर देते हैं। टिक करना है तो लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होता, 4 ऑप्शन है, कोई एक टिक कर दिए, ठीक है। फिर आपका है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न एंड फीडबैक। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिक्वेस्ट जरूर करिए कि भरने के बाद हमको दे दीजिए। ऐसा ना हो कि उसमें फिर रोटी लपेट के आपने रख लिया, उसको दे दीजिए वापस, तब हमारे किसी काम का होगा। हमने बहुत बढ़िया क्वेश्चनेयर फ्रेम कर दिया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाल दिए, बहुत प्रॉपर सीक्वेंस में कर दिया, भेज भी दिया, पहुंच भी गया, भर भी दिया उन लोगों ने, लेकिन वापस ही नहीं किया हमको, फिर हमारे किस काम का? तो इसलिए रिटर्न रिक्वेस्ट और फीडबैक के साथ जरूर मांगना चाहिए, ताकि आपके पास वो वापस आए, तब तो आपके लिए वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। फिर है आपका यूज ऑफ MCQs, ऑब्जेक्टिव्स और वन वर्ड क्वेश्चंस। यहाँ कहने का मतलब यही है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। सब्जेक्टिव मतलब जो पैराग्राफ वाइज लिखना हो, उनको अवॉइड करिए। वन वर्ड, MCQs और इन सब टाइप के क्वेश्चंस को यूज करिए, जिसको जवाब देना आसान होता है। टिक लगाना हो या एक वर्ड लिखना हो तो आदमी उसको कर सकता है। पूरा सब्जेक्टिव बैठ के कोई लिखता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज हो गई, इसके अलावा भी क्वालिटीज हो सकती हैं क्वेश्चनर्स के, बेसिक ये है। अब हम देखते हैं सेंसस ऑफ इंडिया और इसके कुछ की पॉइंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला की पॉइंट बोलता है कि पहला सेंसस हुआ था आपका 1881 में, शुरू हो गया था।
तब से लेके अब तक चला है। तो जो शुरू किया गया था आपके ब्रिटिशर्स के थ्रू। दूसरा पॉइंट आपका लिखा है कि पहला आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहला सेंसस हुआ था वो 1951 में हुआ था। इंडिपेंडेंस आपको 1947 में, इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से हमारा प्रॉपर सेंसस शुरू हुआ। उसके बाद बोला गया मोस्ट रीसेंट सेंसस जो हुआ है वो हुआ है आपका 2011 में। अभी 10 साल पहले, 10 साल के गैप में होता ही हमेशा, तो 10 साल पहले 2011 में हुआ था। 2021 में होने को था दूसरा, लेकिन वो हो नहीं पाया ड्यू टू कोविड सिचुएशन चल रहा था, तो वो हो नहीं पाया। तो वो वाला जो 2011 का था वो 15th था। 1881 से अगर हम देखते हैं तो वो 15th था, और अगर 1951 से हम देखते हैं तो वो 7th था। उस सेंसस की बात की जा रही है जो 2011 में हुआ था। 2021 में जो हुआ होता वो होता आपका 16 फ्रॉम 1881 से अगर काउंट करते, और 8th होता अगर 1951 से काउंट करते। ठीक है। अब ये करता, ये कलेक्ट कौन करता है? तो कलेक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीओआई का मतलब हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक विभाग है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। उनका ही ये पूरा काम होता है, वही इसको कलेक्ट करते हैं। फिर लिखा हुआ ये कलेक्ट करता क्या है, मतलब सेंसस में होता क्या है बेसिकली वो पूछा जा रहा है। तो उसका जवाब है इट कलेक्ट्स डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन के कई सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितना बड़ा है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की बात करें, जैसे आबादी कितनी चल रही है, तो 135 करोड़ है, 136 करोड़, 140 है, कितनी है। फिर डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितना डेंस है, जैसे कि किसी एरिया की बात करते हैं तो इस एरिया में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, एरिया वाइज अगर देखते हैं पर हेक्टेयर ऐसे। फिर सेक्स रेशियो, कितने मेल पे कितने फीमेल है, ठीक है, उसका रेशियो देखा जाता है। ये भी अलग अलग निकलता है, जितने स्टेट्स हैं उनका सेपरेट भी निकलता है और ऑल ओवर कंट्री का भी निकलता है। फिर लिटरेसी, लिटरेसी रेट कितनी है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जैसे केरला की है उसी तरीके से लोएस्ट है, फिर मिडिल में है, फिर सीक्वेंस पूरा निकलता है। ये काम इन्हीं का है, सेंसस में ही ये डाटा मिलता है आपको। फिर है माइग्रेशन, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब या इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डेटा यहाँ निकलता है। फिर आपका है रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, कितना रूरल में पीपल अभी रह रहे हैं, वहाँ क्या लाइवलीहुड का मेन सोर्स है, क्या इनकम लेवल है, क्या लिटरेसी रेट है रूरल का। फिर अर्बन में क्या सिचुएशंस हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, वो सारा कुछ इसमें निकल रहा है। ठीक है। तो पूरा सेंसस ऑफ इंडिया में बेसिक पॉइंट्स मैंने की पॉइंट्स किया, इसके अलावा तो बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन बेसिक जो आपके छोटे में 11th क्लास के लगभग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बेसिक पॉइंट्स को मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम देखने वाले हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका एम क्या है, कब बना था, कौन उसका चेयरमैन था। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि नेशनल सैंपल सर्वे जब पहली बार बना था तो बना था वो 1950 में। ठीक है। 1950 में इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो आपको मालूम होगा कोई भी चीज़ इंडिया में बनता है या कहीं भी तो एक कमेटी उसके लिए पहले गठित की जाती है। वो कमेटी क्या करती है? इट गिव्स दी रिकमेंडेशन कि क्या बनाना चाहिए, उसका नाम, रिकमेंडेशन, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को वो कमेटी ही देती है। तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी, जिसके चेयरमैन थे आपके प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, और यही आपके प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन थे। इन्होंने ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी कोलकाता में। तो इन्होंने ही चेयरमैन यहाँ थे, चेयरमैनशिप निभाई थी किसमें? नेशनल इनकम कमेटी में, जो बनाया गया था नेशनल सैंपल सर्वे। ये नाम देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ही है केवल। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसका NSS वॉज रीऑर्गेनाइज एज NSSO, यानी 1970, मार्च 1970 में NSS जो नेशनल सैंपल सर्वे था उसी का नाम चेंज कर दिया गया, रीऑर्गेनाइज कर दिया गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में, जो आज जिस नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है। ये 1970 में।
1950 में ही बना था, पर 1970 में उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया गया। अब वो किस में आता है? अब वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी अब उसको एक सेपरेट मिनिस्ट्री मिल गई है, उस मिनिस्ट्री के अंडर में वो काम करता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा था। अब यहाँ देखते हैं इसका एम क्या है। तो इसका एम है कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, एनआई मतलब नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड और हाउस होल्ड सेक्टर। यानी जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं, नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जैसे 3 मेथड्स होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, तो उनसे कैलकुलेशन करना और तमाम चीज़ों को देखना, ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में कर रहा है। मतलब सेक्टर तो दो है ना, फर्म सेक्टर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, या फर्म का है और हाउस होल्ड। तो ये फर्म को नहीं देख रहा, बेसिकली इसका मेन फोकस है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। अब यहाँ क्या कहता है कि ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करता है नेशन वाइड सर्वे ऑन सोशो इकोनॉमिक इश्यूज। जो भी सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो सोसाइटल हैं, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब पे डेटा कलेक्ट करने का काम किसका है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि कब बना था? मार्च 1970 में। ठीक है, बना तो था 1950 में, NSSO का जो रीऑर्गेनाइजेशन 1970 में। ठीक है, 20 साल बाद। इसका एक क्वार्टरली जर्नल है जिसका नाम है सर्वेक्षणा। इसका अपना क्वार्टरली जर्नल है जिसमें ये अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है ताकि आम जनता तक वो रिपोर्ट पहुंच सके। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि NSSO के 3 टाइप के सर्वेज ये होते हैं। 3 टाइप का सर्वे ये करता है, जिसमें पहला है सोशो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं वो करता है। दूसरा करता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज का भी ये सर्वे करता है। ये बहुत की पॉइंट है जो हमको जानना चाहिए। इंडस्ट्री का भी सर्वे कौन करता है? NSSO। और तीसरा करता है एग्रीकल्चरल सर्वे, यानी एग्रीकल्चर का भी सर्वे ये करता है कि क्या प्रोडक्शन है, कितना उपजाऊपन है, कितना प्रोडक्टिविटी है, कितना प्रोडक्शन है, कौन से क्रॉप का कितना प्रोडक्टिविटी है, ये सब कुछ देखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट हैज 4 डिविजन्स। इसके 4 अपने डिविजन्स है जो काम पे लगे हुए हैं लगातार डाटा कलेक्शन के। उसमें पहला होता है सर्वे डिजाइन रिसर्च डिवीजन, जिसको SDRD शॉर्ट फॉर्म में कहा गया, जो सर्वे को डिजाइन करता है। दूसरा होता है फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन, जो फील्ड ऑपरेशन में वर्क करते हैं। जैसे जो इसमें 3 आपके थे ना सर्वे, इसमें एग्रीकल्चर और जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज थे वो फील्ड ऑपरेशन के थ्रू किए जाते हैं, फील्ड विजिट्स के थ्रू किए जाते हैं। तो वो यही वाला काम ये डिपार्टमेंट करता है। फिर डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, जिसका DPD शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या करता है? जब डेटा उनके पास आ जाता है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन तभी हम समझ पाएंगे ना, रो डेटा से तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। और आखिरी है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन, CPD, जिसका काम होता है कि जो जब डेटा प्रोसेस्ड हो जाए तो उसको पब्लिश करना। कहाँ? उनके क्वार्टरली जर्नल में या और गवर्नमेंट के जो भी साइट्स होते हैं उन पर। तो ये सारा रहा हमारा NSSO के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो बेहतर तरीके से।